तो हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। एंड मैं वैशाली राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी करवाती है। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीएन बीपीएड किया है बीएसएस कॉलेज बैगोतला यूनिवर्सिटी से। मेरे पास 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाया। सीएससी मेंस लिखा है मैंने 2016 और 17 में। वहीं मैंने एमपीपीएससी मेंस दिया 17 और 18 में। और मैं जून 2020 से अन अकेडमी की एक एजुकेटर। अन अकेडमी सॉरी गाइस। तो अन अकेडमी अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 30 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये आपको डे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता है जहाँ आप टीचर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। ये आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देता है जहाँ आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली मंथली वीकली बेसिस पे इवैल्यूएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो हम सिलेबस की लाइन पे लाते हैं ताकि आप सभी को क्वालिटी कंटेंट दे पाए। एंड अनलिमिटेड ऐसे से कभी आपसे कोई क्लास मिस हो गई है या किसी क्लास को आपको दोबारा देखना है तो आप उसे डाउनलोड करके भी ऑफलाइन मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी आप सभी के लिए बाय मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी लाई। इसका नाम है वर्चस, जो आपके पेड सब्सक्रिप्शन पे आपको मंथ में 2 बार अवेलेबल होती है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है और एक छोटा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। छोटा सा इसलिए क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है। एक साल की जो कीमत है मात्र 8,800 रुपये, वहीं 2 साल की कीमत है 12,800 रुपये। वहां पर भी आप अगर मेरा कोड लगाते हो जो कि वैशाली VAIS से चलाई तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एंड वो आपको पड़ता है मात्र 7,920 का। वहीं ये आपको पड़ता है 11,520 का, जो कि अपने आप में ही बहुत कम कीमत में आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, बाय मंथली करंट अफेयर मैगजीन, आपको स्ट्रक्चर्ड, जो हम यहाँ जैसे स्ट्रक्चर्ड सही फॉर्म नहीं होता, लेकिन वही अगर आप प्लस ले लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सिलेबस को टू द पॉइंट हम कवर करवाएंगे। प्री एंड मेंस को पूरा कवर करवाएंगे। बाय मंथली मैगजीन भी आपके लिए अवेलेबल। वीक में मंथली वीकली और डेली बेसिस पे टेस्ट भी आपके लिए, ठीक है, वो सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं। साथ ही अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो सारे पेड कोर्स जितने भी अनअकैडमी पे अवेलेबल है हम वो आपको 10% डिस्काउंट पे ही मिलेंगे। तो मेरा कोड है वैशाली VAISHLI और MPPC का कोर्स मेरा कोड यूज़ करने के बाद पड़ेगा 7,920 का। वहीं 2 साल का जो होगा पड़ेगा 11,520 का। आगे चल के अपने कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो मेरा जो कोर्स है पहला है हिस्ट्री, जो ऑलरेडी हम 3 बजे पढ़ते हैं। आज हमने कल तक जैनिज्म खत्म कर दिया था, आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म को। साथ ही ये वाला जो है ये हम ऑलरेडी, आज हमारा ये वाले टॉपिक का लास्ट है, मतलब थ्योरीज ऑफ जो संगठन के सिद्धांत थे उसका हमारा आखिरी टॉपिक है। अब जो बाकी टॉपिक है वो 5 से 6 क्लासेस में हम वाइंड अप कर देंगे। तो हमारा पेपर 2 का जो भाग है पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगी सोशियोलॉजी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे साइंस एंड टेक भी। तो साइंस एंड टेक में जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनवायरनमेंट, जो मैं दिसंबर में आपको पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही ये पेपर 4 में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में आपकी ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अब जो मैं आपकी कवर करवाने वाली हूँ नवंबर के मंथ पे यूनिट 3 एंड यूनिट 4, तो ये सब आपको प्लस पे मिलेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी है, बिना सब्सक्रिप्शन से आपकी क्लासेस नहीं मिलेंगी। साथ ही बहुत जल्द मेरा प्लान है आपके लिए प्रारूप लेखन भी लाना, जो इसी मंथ के एंड तक मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो जैसे ही हमारा प्रारूप लेखन खत्म होगा हम हिंदी एवं व्याकरण को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे कि मेरी क्लास, तो हम 1 बजे रोज इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, 3 बजे हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करते हैं, रात में 9 बजे हम टॉपिक वाइज MCQs को सॉल्व करते हैं। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में मेरा ऑलरेडी मैंने ये कवर कर दिया। मैं आपको 2 पार्ट में इसकी PDF अवेलेबल करवाऊंगी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो एक हमारा ये कंसेप्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के हम एक PDF लेंगे। वहीं हमारा जो 3rd और 4th है इसकी मैं आपको एक PDF अवेलेबल करवाऊंगी। 2 PDF में हम पूरा यूनिट 2 5 जो है मैं आपका कवर करवा दूंगी, ठीक है।
तो ये हो गया। तो यहाँ हमने बाकी सब कुछ कर लिया। अब एक आज आखिरी टॉपिक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग पूरा इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आज बात करते हैं पेपर 2 में किसकी, नियोजन की। क्लियर हुआ यहाँ तक? गिव मी अ मिनट। तो हम इस टॉपिक को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरविजन, जिसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और कवर करके हम इसे पूरा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो पर्यवेक्षण क्या होता है या हमारा सुपरविजन क्या होता है? क्या होता है कि किसी भी हमने हिराकी देखा, हमने पद सोपान देखा, हमने प्रत्योजन देखा, हमने आदेश की एकता देखी, नियंत्रण का क्षेत्र देखा और हमने समन्वय देखा। ये सब टॉपिक हमने डिटेल में देखे। लेकिन क्या होता है कि हमेशा मैंने आपको बताया किसी भी संगठन में दो स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर और एक निम्न स्तर। ठीक है, जो मैं उच्च स्तर और जो निम्न स्तर होते हैं ना, उसमें एक चीज देखी जाती है कि किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो आदेश देते हैं वो उच्च स्तर से निम्न स्तर। लेकिन उन आदेश को देने के बाद उसका जो कार्य, जो हमारे सबॉर्डिनेट जो अधीनस्थ है, जो कार्य कर रहे हैं, वो उनने सही से किया है कि नहीं, ठीक है, सुचारू ढंग से किया है कि नहीं, उन सब चीजों को देखना वो सुपरविजन या पर्यवेक्षण कहलाता है। ठीक है, जो पद जो शामिल होते हैं उसमें इन पदों में पर्यवेक्षण भी शामिल होते हैं, जो संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के युग में संगठन में कार्यों में वृद्धि हुई है। तो जब कार्य में वृद्धि हुई तो पर्यवेक्षण भी आवश्यक होगा कि कार्य जो रहा है वो सही ढंग से, सुचारू ढंग से हो रहा है कि नहीं। वो सब जो व्यक्ति जो होता है उसे हम सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक कहते हैं, और जो प्रक्रिया है उसे हम पर्यवेक्षण या सुपरविजन कहते हैं। क्या? साथ ही संगठन की पद्धतियों, विधियों, उपकरणों, तकनीकों आदि में से भी जटिलताएं बढ़ती जा रही है। संगठन की जो पद्धति है, जैसे हमारा एलपीजी आया, वैश्वीकरण, निजीकरण और औद्योगिकरण आया, जब यह हमारा जो मशीनीकरण हुआ उसके बाद जो हमारी हुआ इंडस्ट्रीज में, तो क्या होगा, जो संगठन है वो उसकी जो पद्धति है वो बदलने लगी, विधियां हैं वो बदलने लगी, उपकरण जो है वो ज़्यादा उपयोग होने लगे, तकनीकों का अलग अलग सहारा लेने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि जो जटिलता है किसी भी संगठन में वो बढ़ गई। तो जब ये जटिलताएं बढ़ी, सही से कार्य, तो यहाँ जो पर्यवेक्षक की जो भूमिका है वो बढ़ गई, और यह पर्यवेक्षण जो है वो उसका भी महत्व बढ़ गया। तो यहाँ जो होता है पर्यवेक्षण वो बढ़ गया, साथ ही पर्यवेक्षक का एक पद भी अस्तित्व में आया, जहाँ मतलब जो पहले से था, लेकिन यहाँ जाके उसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब हम अर्थ की बात करते हैं। मीनिंग क्या होती है पर्यवेक्षण की? पर्यवेक्षण से आशा दूसरों के कार्यों का निरीक्षण करने से है। जब कोई जो आपके अधीनस्थ है, कोई आपका कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य के का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, उसे ही सुपरविजन या पर्यवेक्षण कहा जाता है। और जो वह व्यक्ति जो करता है उसे पर्यवेक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति किसी कार का इंस्पेक्शन करने गया है, निरीक्षण करने गया है, और उसे उस कार में कोई कमी दिखती है, तो क्या करेगा वो? तो जो करेगा वो दूसरों के कारों में उसके पास ये अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो उन्हें निर्देश दे सकता है कि ये कार को आप ऐसे नहीं, ऐसे करिए। तो निर्देशन देना भी पर्यवेक्षण कहलाता है। किसी संगठन या प्रशासन में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों एवं निम्न अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए जो ऑर्डर ऑफिशियल दिया जाता है, वो सब चीजें हमें पर्यवेक्षण कहलाती हैं।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकृति का होता है। ठीक है, यह संगठन में बेहतर समन्वय की स्थापना, जो हमने समन्वय कल पढ़ा था, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बेहतर समन्वय की स्थापना के लिए अधीनस्थों के कार्यों के प्रति अधीक्षक संप्रेषण, नियंत्रण तथा नेतृत्व आदि क्रियाओं का निष्पादन करता है। तो क्या करता है, आपस में क्या करता है, बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। अधीनस्थों को क्या, सुपरिटेंडेंट कार्य करने का अधीक्षक होता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप करता है। साथ ही उन्हें समय समय पे जहाँ उसे लगता है उसे उनका नियंत्रण भी रखता है, मतलब उन्हें कंट्रोल भी करता है, और एक तरह से लीडर के रूप में भी काम, मतलब सामने आता है, तो नेतृत्व भी करता है। तो ये सब चीज़ें होती है एक पर्यवेक्षक क्वालिटीज। पर्यवेक्षक जो होता है वो इन सब कार्यों का संपादन या निष्पादन जो होता है वो किया करता है। पर्यवेक्षण के माध्यम से उच्च अधिकारी द्वारा अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। साथ ही साथ वह अपने कार्मिकों के नियमित दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होते हैं। तो क्या होता है कि सुपरविजन, पर्यवेक्षण से क्या होता है, जो उच्च अथॉरिटी होती है, जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो अपना जो नियंत्रण है वो दूसरे अधिकारी, निम्न स्तर पे जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन साथ साथ केवल नियंत्रण रख के केवल सलाह नहीं देते हैं, बल्कि जो व्यक्ति नीचे स्तर पे काम कर रहा है उसके मित्र के रूप में भी सामने आते हैं, उसके दार्शनिक के रूप में भी सामने आते हैं, और उसको मार्ग दिखाने में बहुत ज़्यादा ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसलिए ये फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड भी कहा जाता है किसी भी पर्सनल का या किसी भी कार्मिक का। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जिसके तहत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार सीखने में, उसके ज्ञान एवं कौशल को सर्वोत्तम प्रयोग करने में और उनकी योग्यता व क्षमताओं का सुधार करने में किसी उच्च अधिकारी की सहायता प्राप्त होती है, जिससे कि वे अपने कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करें, उन्हें स्वयं एवं संगठन के प्रति संतुष्टि प्राप्त हो सके। उसे क्या कहा जाता है, उसे पर्यवेक्षण किया कहा जाता है, जो कि एक पर्यवेक्षक के द्वारा करते हैं। तो जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है, किसी हर व्यक्ति की नीड होती है, और उनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती हैं जिसके अनुसार वो चीज़ों को सीखते हैं। मान लीजिए मुझे कोई काम नहीं आ रहा है, तो मेरा एक हेड होगा जो मुझे वो चीज़ सिखाएगा, या जो मेरा सुपरवाइजर होगा वो हमें वो सिखाएगा। फिर जहाँ ज्ञान की कमी होती है, वो ज्ञान, हमारे ज्ञान का मतलब उसे पता है कि हमारी क्षमता क्या है और हमारे पास कितना ज्ञान, तो उसका वो सही इस्तेमाल करना हमें सिखाता है, हमें कुशल बनाता है, और हमें कुशलताओं का हमें सर्वोत्तम प्रयोग करना भी सिखाता है। जहाँ सुधार की आवश्यकता होती है वहाँ हमें ये भी बताएगा कि आपको इस क्षेत्र में यहाँ थोड़े से सुधार की आवश्यकता है, मतलब आपको इम्प्रूव करने की नीड है। साथ ही आप अपने काम को किस तरह से सुचारू ढंग से, कौशलतापूर्वक, या किस तरह से अपने कार्य को, वर्क को इफेक्टिवली और सेटिस्फैक्शन के साथ कर सकते हैं किसी भी संगठन में, उसे उन्होंने पर्यवेक्षण या सुपरविजन कहा है। क्लियर हुआ कि किसे हम सुपरविजन कहते हैं, किसे कहते हैं कि पर्यवेक्षण क्या होता है। उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने पर्यवेक्षण के संबंध में निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। तो अलग अलग लोगों ने पर्यवेक्षण की अलग अलग डेफिनेशन भी दी है, जैसे कि टेरी एवं फ्रैंकलिन जो है, ये भी एक विद्वान थे लोक प्रशासन के। इनके अनुसार पर्यवेक्षण क्या है, इनके अनुसार पर्यवेक्षण का अर्थ है कर्मचारियों के प्रयासों और अन्य संसाधनों का मार्गदर्शन और निर्देशन करना, ताकि वांछित कार्य परिणाम प्राप्त किया जा सके। तो क्या हुआ है, सुपरविजन मीन गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयज टू अचीव द डिजायर्ड वर्क आउटकम। कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए उस कार्य को करते हैं, क्लियर। तो उसी परिणाम को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो पर्यवेक्षण होता है वो एक तरह से जो वो प्रयास करता है, और जो संसाधन है उन्हें हम किस तरह से प्रयोग करें, और वो हमारा मार्गदर्शक भी बनता है, ताकि हम जो हम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो परिणाम हमें प्राप्त, जो डिजायर आउटकम जो हम चाहते हैं काम के थ्रू, वो हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके कुछ महत्व भी हैं, तो पर्यवेक्षण के कुछ महत्व भी है। ये रहा है यहाँ कुछ महत्व इस प्रकार है। पर्यावरण के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ निम्न अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सॉरी गाइस, ये पर्यावरण नहीं है, ये पर्यवेक्षण है। ठीक है,
ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो पर्यवेक्षण के माध्यम से क्या होता है, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट, जो अधीनस्थ जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या किया जाता है, नियंत्रण स्थापित करता है। किसके द्वारा, पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के द्वारा। और वो कौन करता है, जो एक पर्यवेक्षक जो वहां उसे जिसे बनाया जाता है। साथ ही पर्यवेक्षक संबंधों तथा कर्मचारियों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे प्रबंधक होते हैं और जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उनके बीच का एक ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी कार्य को करना, तो यहाँ मैनेजर का पद है और ये हमारे एम्प्लॉयज है। तो हमेशा देखा होगा कि इन लोगों के बीच में गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन गैप्स के बीच में जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं पर्यवेक्षक। जिसे हम जो प्रोसेस को कहते हैं उसे कहते हैं पर्यवेक्षण। क्लियर। तो दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है कि क्या काम करवाना है और एम्प्लॉय से वो कैसे करवाएगा। तो मैनेजर से वो आदेश लेगा और एम्प्लॉय से, कर्मचारियों से वो कार्य करवाएगा। उसे हम सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक कहते हैं, जिसके लिए वो पर्यवेक्षण की जो होती है, जो एक प्रक्रिया उसका इस्तेमाल करता है। पर्यवेक्षक अपने कर्मचारियों के लिए मित्र, दार्शनिक एवं मार्ग निर्देशक होता है। तो क्या होता है कि उसका मित्र होता है कि बताएगा कहाँ गलती की है, उन्हें दिशा भी देखेगा और साथ में उनका मार्ग निर्देशन भी करेगा। सारे जो काम है वो पर्यवेक्षक के काम होते हैं। और ये सारे कर्म जो पर्यवेक्षक है वो अपने कर्मचारी के लिए इसलिए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का काम करते हैं। वहीं ठीक है, वहीं जो पर्यवेक्षक होता है अपने कर्मचारियों का प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो क्या होता है, पर्यवेक्षक रहता है जो अपने कर्मचारी, अब जब उनका फ्रेंड, फिलोसोफर सब कुछ बन जाएगा तो क्या करेगा, उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित भी करेगा। और जब वो व्यक्ति उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित क्या होगा, तो संगठन किस ओर आगे बढ़ेगी, अपने जो लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है कि पर्यवेक्षण जो होता है वो एक माध्यम होता है कि संगठन में जो संचार है, जिनमें कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने अभी समन्वय में कल की क्लास में पढ़ा था। तो पर्यवेक्षण जो होता है के माध्यम से संगठन में बेहतर संचार समन्वय को प्राप्त किया जाता है। तो वो कहलाता है हमारा पर्यवेक्षण। या संचार को भी अच्छे से हमें उसका समन्वय और संचार को अच्छे से करना है, उसे भी हम पर्यवेक्षण कहते हैं। तो ये काम भी किसका, पर्यवेक्षण की प्रक्रिया से होता है, जिसका काम कौन करता है, हमारा पर्यवेक्षक। बेहतर पर्यवेक्षण के माध्यम से संगठन के लिए नीतियों का निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। तो पर्यवेक्षण से क्या होती है, जो माध्यम होते हैं उनमें जो संगठन होते हैं उनमें जो नीतियां होती हैं उनका निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। तो वो हमारा कहलाता है पर्यवेक्षण। तो जो क्या करेगा, अब वो नीचे स्तर पर काम करेगा तो कोई भी नीति बनेगी तो उसमें भी हेल्प करेगा, तो उसमें भी सहायता करेगा। तो पर्यवेक्षण के माध्यम से जितनी भी नीतियों का निर्धारण होता है उसमें सहायता भी जो होता है संगठन को प्राप्त होती है हमारे पर्यवेक्षण में। तो इसकी कुछ तकनीकें हैं पर्यवेक्षण करने की। तो कौन कौन सी तकनीकें हैं अभी हम वो भी देख लेंगे। तो जो तकनीकें हैं, तो मिलेट जो थे, मिलेट एक हमारे वो थे जिसे हम कहेंगे एक विद्वान व्यक्ति थे, जो यही फिलोसोफर थे हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के या मैनेजमेंट के कह सकते हैं। तो उन्होंने सुपरविजन को लेकर, क्योंकि ये सब कंसेप्ट जो है वो हमारे प्रबंधन के ही हैं, मैनेजमेंट के ही हैं, तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई थी कि पर्यवेक्षण की कुछ तकनीकें होती है। तो वो कौन कौन सी तकनीकें जो इन्होंने बताई हैं, तो पहली चीज तो ये प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्कीम या योजनाओं के पूर्व में स्वीकृति प्रदान करता है। तो किसी भी पर्यवेक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह किसी योजना के संदर्भ में कार्य करने से पूर्व अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त कर ले। तो क्या होता है, जो पर्यवेक्षक होता है वो क्या, जो प्रबंधक होता है और जो कर्मचारी होता है उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो जब वो किसी भी योजना को लागू करने वाला होता है
तो लागू करने से पहले उसका क्या काम होता है, जो कि वरिष्ठ जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, हाई अथॉरिटी जो होगी, उनसे अनुमोदन करके स्वीकृति प्रदान करना, प्राप्त करना आवश्यक होता है किसी भी स्कीम को लागू या किसी भी नीति को लागू करने से पहले। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसे सीनियर ऑफिसर्स जो होंगे उनकी परमिशन की आवश्यकता होगी। विभिन्न सेवाओं का एक निश्चित स्तर तय करना, सेटिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। इस तकनीकी में पर्यवेक्षक, ठीक है, द्वारा संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारियों को एक स्तर निर्धारित करता है जिसे संगठन के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पे काम करता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने इतनी दिन से हम पढ़े तो आपको याद होगा कि अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्ति काम करता है। तो हर व्यक्ति का एक निश्चित स्तर होता है कि हर व्यक्ति जो ये हर कर्मचारी होता है एक निश्चित स्तर पे कार्य करता है। तो वो निश्चित जिस स्तर पे कार्य कर रहा होगा उस स्तर पे उसे उस स्तर के जो भी उसके उद्देश्य होंगे पूर्ति हो रही है कि नहीं, वो सब भी कौन देखता है? वो हमारा निर्धारित करता है हमारा पर्यवेक्षक। ठीक है, वो चीज भी हमारा निश्चित करता है हमारा पर्यवेक्षक। फिर अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को आवश्यकता है तो पर्यवेक्षक क्या करेगा, जो उसके नीचे जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनकी नियुक्ति भी ये करेगा। तो कर्मचारियों को नियुक्ति के संदर्भ में पर्यवेक्षक तकनीक से काम कर लिया जाए जिससे बेहतर संचार व समन्वय स्थापित हो सके। ठीक है, तो अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इस तकनीक में कर्मचारियों को नियुक्ति के संदर्भ में तकनीकी से काम किया जाए तो ये सब चीजें भी कौन देखता है? ये हमारा पर्यवेक्षक देखता है। साथ ही समन्वय और संचार स्थापित भी हो सके, इन सब चीजों को भी हमारा जो पर्यवेक्षक होता है वो देखता है। तो इन दिस टेक्नोलॉजी द वर्क शुड बी डन विद सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज सो एज टू प्रोवाइड बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आय व्यय पर नियंत्रण रखना। तो इसमें क्या होता है, अब पर्यवेक्षक होगा वो किसी नीति को लागू करेगा तो आय कितना कमा रहा है कितना, तो क्या होता है कि इनमें जो संगठन के जो कार्य होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खर्च तो होता है, और अगर कोई कार्य करे तो उसमें कुछ इनकम भी होगी। तो संगठन के कार्य को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए आय व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, ये एक पर्यवेक्षक कार्यों के निष्पादन के लिए संदर्भ यानी न्यूनतम व्यय का निर्धारण करना चाहिए। तो क्या बोला है कि किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए कम व्यय होना चाहिए और ज्यादा आय होनी चाहिए, ये भी निश्चित करना, इनकम को कंट्रोल करना, और किस तरह संगठन में एक सुचारू ढंग से कार्य हो सके, ये सब काम देखना भी पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है या पर्यवेक्षक का कार्य होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है प्रतिवेदन मांगना। अब मान लीजिए पर्यवेक्षक ने या फिर संगठन ने किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया है, तो जो पर्यवेक्षक के लिए यहाँ आवश्यक होता है कि वह संगठन के कार्यों के प्रति रिपोर्ट मांगते रहे, कि संगठन में जो जिस हिसाब पे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी समय समय पे रिपोर्ट मांगे कि भाई कार्य सही से हुआ है कि नहीं, सही से सुचारू ढंग से कार्य का आपने अनुमोदन किया है कि नहीं, कार्य कर जो उद्देश्य की उसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं, जिसके कारण क्या होगा, ये सब चीजें वो निश्चित करके, तो ये एक तरह से जवाबदेही का एक तरीका होता है कि अगर वो रिपोर्ट मांग रहा है मतलब वो हर व्यक्ति की जवाबदेही भी वहां तय कर रहा है। और जवाबदेही तय करेगा तो क्या होगा, इससे ये ज्ञात होता होगा कि किसी भी कार्य में कितनी प्रगति हो रही है, रिपोर्ट से ये पता चलेगा। जवाबदेह होगा तो व्यक्ति बिल्कुल अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल होकर उस कार्य को पूरा करेगा। क्लियर? फिर आता है निरीक्षण करना। तो यहाँ पर्यवेक्षण, ये पर्यवेक्षण जो होता है उसका सबसे प्रभावी तकनीक है इंस्पेक्टिंग, क्योंकि निर्देशन और उसका, ठीक है,
जिससे पर्यवेक्षक अपने निम्न अधिकार के कार्यों का निरीक्षण करता है कि भाई उसने सुपरवाइजरी जब व्यक्ति को बता दिया उसे कैसे करना है, किस दिशा में करके कार्य करना है, हर चीज बता दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति ने जो सिखाया है, जो पर्यवेक्षक था उसने जो बताया वो व्यक्ति उसी ढंग से कार्य करे किया है कि नहीं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए वो समय समय पर निरीक्षण भी करता रहे। निरीक्षण करता रहेगा तो ये समझ में आएगा कि जिस दिशा में हमें कार्य करना है, कार्य जो रहा है वो उसी दिशा में उसी तकनीक से और जो संगठन का उद्देश्य उसको पूर्ति की ओर आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो इन सब के लिए भी जो हमारा सुपरवाइजर है उसने कुछ उपयुक्त जो सुझाव होते हैं वो प्रदान किए गए हैं। जैसे कि पर्यवेक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, तो पर्यवेक्षक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और उनके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। तो जो पर्यवेक्षक होता है संगठन में उसकी बहुत अहम भूमिका होती है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये संगठन के कार्य के प्रति कर्मचारियों मतलब जो कलीग्स होते हैं उनके प्रति, सहयोगियों के प्रति तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। तो अभी किसके टुवर्ड्स होता है? पहली चीज तो अपने कार्य के टुवर्ड्स ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसे कार्य करना है। उसके जो कलीग्स होंगे, उसके जो सेम लेवल पे होंगे उनके प्रति, फिर अपने जो कर्मचारी होंगे, अपने उसके जो अधीनस्थ काम कर रहे होंगे उनके प्रति, और जो उसके सीनियर, जो उसके वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनके प्रति, सभी के प्रति ये क्या होता है, उत्तरदायित्व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो एच निसेन के अपने पर्यवेक्षक को निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व में बताएं। तो कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से ड्यूटीज, कौन कौन से कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं एक पर्यवेक्षक के, ये हम यहाँ देखेंगे। तो कौन कौन से होंगे कि जो पर्यवेक्षक होगा वो अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को ध्यान रखना चाहिए। तो अपने अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा और उसी के अंतर्गत वह कार्य करना चाहिए और उसी के अंतर्गत वो कार्य करेगा। ठीक है, तो जो पर्यवेक्षक होगा वो अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ध्यान रखेगा और उसी के अंतर्गत वो अपने सारे कार्यों का निर्वहन भी करेगा। संगठन के कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए योजना बनाना। अब संगठन के कार्य किस तरह से होंगे, तो क्या होता है जब ये अपने कर्मचारी के साथ अच्छे से साठगांठ बनाता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये भी देखते हैं कोई व्यक्ति किस कार्य को करने में सुचारू ढंग से कर सकता है, उसकी क्या अर्हता है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी क्या कुशलता है, उसकी एफिशिएंसी किस काम में, और किस कार्य को वो बेहतर ढंग से कर सकता है। तो उसके लिए जब वो ये सब चीज़ें जाएगा तो वो किसी भी संगठन में कार्य को किस हद तक वो अच्छे ढंग से कर सकता है उसका नियोजन भी ये सही मायने में कर पाएगा। ठीक है, फिर संगठन की कार्य प्रणाली में प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो जितने भी संगठन के कार्य होंगे, जिस तरह कार्य प्रणाली अगर उसे लगता है उनमें कोई कमी है या उनमें कोई त्रुटि है तो उसे त्रुटि को भी दूर करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, साथ ही संगठन में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य कार्यों का वितरण करना। फिर जो अपने जो नीचे अधिकारी, अब उसने प्लान बना लिया, प्रोसीजर क्या होगा, तो उनके में जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है उनके बीच में जो कार्य होगा, कर्मचारी के मध्य होगा, वो कार्यों को बांटेगा। जब वो बांट देगा तभी तो कार्य को सही ढंग से कर पाएगा। अगर हर व्यक्ति को केवल वो ये कह दे कि हमें ये उद्देश्य की पूर्ति करना, तो उसे नहीं पता ना कोई व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है। हो सकता है कि सब कुछ मैचअप हो जाए, तो कभी संगठन के जो होंगे उनकी कैसे पूर्ति कर पाएगा। ठीक है, संगठन के जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति कैसे कर पाएगा, इसलिए जो होता है कार्य का विभाजन और कार्यों का वितरण भी करता है अधीनस्थ के बीच, और उन्हें निर्देशन भी देता है और उन्हें ये भी कहता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। ये भी वो चीजें उन्हें समय समय पर ये बताता रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद जो पर्यवेक्षक होता है वो सेवा अपेक्षा की जाती है कि वह एक तकनीकी विशेषज्ञ कर्तव्य के रूप में अपने ज्ञान में सुधार, संगठन में कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करेगा। तो क्या कहा है, तो जो पर्यवेक्षक होता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है, उससे यह, ठीक है, उससे यह शायद मैंने जो वेरीफाई करी थी स्लाइड्स उसमें मिक्स हो गई स्लाइड्स एंड गलत स्लाइड्स आज आ गई, क्योंकि आज बहुत मिस्टेक्स हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने उससे जो करेक्शन किए थे वो सारे अनसेफ हो गए शायद, इसलिए इतने सारा है। तो गाइस आज थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा, बाकी जब भी मैं पीडीएफ दूंगी तो इन सब करेक्शन, ये सब जो वर्ड्स हैं उनके करेक्शन करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगी।
ठीक है। जो पर्यवेक्षक होता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कार्यों का क्या करे, इवेल्युएट करे। ठीक है। साथ ही वो किस तरह से वहां से वो जो तकनीकी विशेषज्ञ उनसे भी मदद ले सकता है, और किस तरह से उस संगठन के एम्प्लॉय से उस जो होगा व्यक्ति उनसे मदद भी ले सकता है, और एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट जो एम्प्लॉय जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं संगठन में उनकी मदद करके उनके जो ज्ञान है उसको भी बढ़ा सकता है। तो सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनके नॉलेज को बढ़ाया जा सके, उनके ज्ञान में सुधार लाया जा सके एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट या एक तकनीकी विशेषज्ञ के समान। ठीक है, अब क्लियर हुआ। साथ ही पर्यवेक्षक द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण प्रदान करना। जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके द्वारा जो अपने अधीनस्थ होते हैं उनको प्रशिक्षण कौन प्रदान करता है? वो हमारा पर्यवेक्षक ही करता है, या फिर वो किसी और से भी करवाता है तो वो फिर अपने उस पर ही देख के इन सब चीज़ों को करवाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? साथ ही संगठन में अधीनस्थों एवं कर्मचारियों की गलतियों को ठीक करना और उनकी समस्याओं को सुलझाना, साथ ही संगठन में अनुशासन बनाए रखना। तो पर्यवेक्षक का क्या और कार्य होता है कि जो अधीनस्थ हो, जो कर्मचारी अगर वो गलतियां करें तो ऐसा नहीं कि उन्हें डांट के या भगा दिया, उन्हें समझाए, उस समस्या का कैसे समाधान करें, ये भी पर्यवेक्षक की ड्यूटी होती है। साथ ही संगठन में किस तरह से वो अनुशासन है, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके, ये भी एक पर्यवेक्षण जो जो पर्यवेक्षक होता है उसका कार्य या ड्यूटी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? साथ ही संगठन में कर्मचारियों के सहभागी के रूप में कार्य करना, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सलाह व सहायता देना। अब ये सब चीज़ें कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, उन्हें समझा भी रहा है, कार्य भी सिखा रहा है, तो उनके क्या सहभागी की तरह अगर वो कार्य करेगा तो क्या होगा? अगर वो सहभागी की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वो सहायता और सलाह भी उन्हें दे पाएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो पर्यवेक्षक द्वारा जो संगठन की नीतियां एवं प्रक्रिया के बारे में अधीनस्थों एवं कर्मचारियों को सूचना प्रदान करना, ये भी किसका काम होता है? ये भी सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक का ही कार्य होता है। तो जो पर्यवेक्षक होता है वो संगठन की जितनी भी नीतियां होती है, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं और जितने भी अधीनस्थ जो कार्य कर रहे होते हैं, कर्मचारी जो कार्य कर रहे होते हैं, उनको सूचना प्रदान करवाना। ठीक है, तो ये सब किसके कार्य होते हैं? ये सब पर्यवेक्षक के कार्य ही होते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? एक कुशल, अब एक बात कहिए कि एक कुशल पर्यवेक्षक हम किसको मानते हैं, उससे क्या अपेक्षा करते हैं? तो एक कुशल मतलब जो एक अच्छा जो एफिशिएंट स्किल, यहाँ कहेंगे एक एफिशिएंट कोई पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है, तो उससे हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि वह अपने अधीनस्थ जो है और जो उसके कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन्हें सुझाव शिकायतों से प्रभावी रूप से निपटाए। तो ये सब चीज़ें भी एक पर्यवेक्षक से माना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ये क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने पर्यवेक्षक का इंपॉर्टेंस देख लिया, इससे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो ये जो पूरा यूनिट हमने कवर किया है, संगठन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख, तो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक जो होगा वो हम वाइंड अप कर देंगे। फिर हमारे कुछ 4-5 लेक्चर और बचेंगे, वो करके हम ये पूरा यूनिट 4-5 भी वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ से सबको सब कुछ क्लियर हुआ? अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि जीडी मूने ने कहा था, जैसे मूने और रेले बात वही वाले मूने हैं हमारे, उनके मत अनुसार एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा संगठन कहलाता है। तो क्या होता है कि एक समान मतलब कोई एक समान उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति एक साथ आता है और कोई एक तरह का एक ढांचा, एक कम्युनिटी बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, उन सबको जब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, एक साथ जुट होके, ये हम पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब मैं आपको एक पूरा रिवीजन करवा रही हूँ।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक समान ध्येय के मतलब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब अलग अलग व्यक्ति एक साथ आते हैं, ठीक है, जब अलग अलग व्यक्ति एक साथ आते हैं और वो एक मानवीय समुदाय का ढांचा को संगठन कहलाता है। जब वो एक साथ आते हैं तो उन्हें हम संगठन कहते हैं। तो संगठन हमने कहा था कितने दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, औपचारिक और अनौपचारिक। तो संगठन में अगर कोई व्यक्ति नियम कानून से ज़्यादा फॉलो कर रहा है, नियम कानून के हिसाब से सब चला, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक औपचारिक संगठन। वहीं अगर व्यक्ति जो दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ जुट होते हैं, एक ही जो होते हैं एक ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर इकट्ठे होते हैं तो उसे हम संगठन कहते हैं। लेकिन वहाँ जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, तो वो हमारा होता है अनौपचारिक संगठन। तो संगठन क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकजुट होते हैं तो उसे हम संगठन कहते हैं। ठीक है। साथ ही संगठन के कुछ आधार है, तो मैंने आपको 4 पीस बताया था, ये रीजन की जगह आप प्लेस कर सकते हैं। 4 पीस में क्या था कि पहले तो संगठन बनने के लिए एक पर्पस होना चाहिए, आपके पास उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं होगा तो आप किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो किसी भी काम करने के लिए एक उद्देश्य होता है, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो होते हैं वो एक साथ एकजुट होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो किसी एक उद्देश्य की पूर्ति, तो उसके लिए किसी भी संगठन के जो आधार होता है, तो पहला आधार होता है उसका जो हम 4 पीस कहते हैं। पहला होता है प्रयोजन या पर्पस। ठीक है। फिर आता है दूसरा हमारा प्रोसीजर, कि अगर किसी पर्पस की पूर्ति करना है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होगा हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि कैसे भी जाएंगे, तो एक उसका पूरा प्रोसीजर होगा, उसके लिए पूरी एक संगठन की संरचना होगी, एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया से हम उस चीज़ को पा पाएंगे, उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो वो होता है हमारा प्रोसीजर, प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसके कारण हम किसी कार्य को करने में कार करेंगे। फिर आवश्यकता हमें व्यक्ति की, अगर पर्सन ही नहीं होगी तो उस प्रक्रिया को फॉलो कौन करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें व्यक्तियों की, मनुष्यों की आवश्यकता होती है, तो पर्सन। और फिर आता है प्लीज कि हम किस क्षेत्र में, जैसे कि हमारी जो जो संगठन होगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो अलग होगा, अगर हम उत्तर में देखेंगे मतलब कश्मीर साइड देखेंगे तो अलग होगा, वहीं हम अगर कच्छ में देखेंगे तो वहाँ तो जो क्षेत्र होता है वो भी दिखाता है कि वहाँ जो अगर संगठन कोई खुला है तो सबके अलग अलग पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उसी के उद्देश्य के हिसाब से ये कारक होते हैं। तो जो प्लेस का, जो रीजन का, जो क्षेत्र का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही मैकेंजी के 7S मॉडल थे, आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टाइल, एम्प्लॉयज और शेयर्ड वैल्यू। तो ऐसे करके 7 चीज़ें थी 7S में। जो आपने नहीं देखी तो पुराने आप जाके देख लीजिएगा, तो ये भी हमने देखी थी। ठीक है। फिर आती है हमारी बात करते हैं संगठन के बाद। हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हिराकी, जिसे हम कहते हैं पद सोपान। ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी संगठन में हमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, संगठन में एक श्रृंखला बन जाती है। कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये श्रृंखला बन गई। ये श्रृंखला कहते हैं हम पद सोपान। ये जो क्रमिक जो श्रृंखला होती है उन्हें हम कहते हैं पद सोपान, हिराकी उसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो हमने देखे थे, तो इसके भी अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो किसी संगठन के पदों स्तरों को क्रमिक श्रृंखला को पद सोपान, वो क्या पद सोपान कहलाता है। वही कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे एल वाइट कहते हैं, कुछ हमारी जो साइमन उन्होंने कहा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब हमने संगठन की इतनी बात की तो उसमें क्या हुआ, हिराकी हुई। ठीक है। हिराकी जो थी जब हमने पढ़ा था तो वो सत्ता, केवल हिराकी में ही नहीं बल्कि सत्ता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं, पारदर्शिता, ये सब चीजें भी सुनिश्चित होती है। वहीं मैं अगर एल वाइट के अनुसार बात करूं तो सरकार के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के स्थानांतरण प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है। अब केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले क्लास में पढ़ा था। तो केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण जब सत्ता जो होती है वो एक स्तर, जो उच्च स्तर होती है उस पर रहती है, तो हम उसे कहते हैं केंद्रीकरण। लेकिन जब वो जो सत्ता शक्ति होती है वो सब चीजें जब वो अलग अलग स्तर पे उसका पद सोपान, डेलीगेशन कर देते हैं, प्रत्योजन कर देते हैं उन शक्तियों का, तो वो हमारा ही विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है, जो कि कार्य को समय से करने के इन सब चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। वहीं अगर मैं साइमन के अनुसार बात करूं तो अनौपचारिक संगठन का अर्थ है अंतर व्यक्तिगत संबंधों का होना। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशन है हो जाते हैं, जो कि इफेक्ट करता है इंटरनल, जो अंदरूनी फैसले होते हैं उन्हें प्रभावित करता है। जब कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध होता है, जब हमारे निर्णय लेने के जो फैसले होते हैं उन्हें प्रभावित करता है, तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक संगठन। और जब निर्णय जो होता है वो हाई अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है उसे हम कहते हैं औपचारिक
संगठन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर किसी संगठन में उसके प्रमुख अधिकारी और उसके मुख्य सह अधिकारियों के बीच सीधे और नियमित संचार संपर्क को नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। हमने क्या यूनिटी क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी पढ़ा था। स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि जो संगठन में जो हाई लेवल पे जो व्यक्ति बैठा है उसके कुछ अधिकारी होंगे, उनके कुछ सह अधिकारी होंगे, कुछ नीचे वाले अधिकारी होंगे, अधीनस्थ होंगे, तो उनके बीच में एक नियमित संचार बना रहता है जो क्या कहता है नियंत्रण के क्षेत्र में रहता है, जिससे वो उन व्यक्तियों पे नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे कहते हैं हम स्पैन ऑफ कंट्रोल। वहीं नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक है व्यक्ति व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसी है, अवधि, कितने समय का, स्थान कहाँ पर है, ठीक है, नेचर, वो किस कार्य की जो प्रकृति है वो कैसी है, पारिवारिक परिस्थितियां कैसी है, फिर पर्यवेक्षण की तकनीक कौन सी, उसका सुपरविजन जो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया है, और प्रत्योजन की सुविधा क्या क्या। क्लियर। वही बात को केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों एवं संकटों को सामना करने में आसानी होती है। तो केंद्रीकरण से क्या होता है, केंद्रीकरण के माध्यम से जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं और जो संकट का होता है तो वो आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह से सारा डिसीजन उसे ही लेना है। तो आपातकालीन परिस्थितियों में तो हमारा जो केंद्रीकरण है वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। लेकिन वहीं अगर आसानी क्राइसिस और संकटों की ऐसी परिस्थितियों में बहुत अच्छे से कार्य होता है तो हेल जो है उनने कुछ अपनी डेफिनेशन दी है कि संगठन संरचना के विभिन्न स्थितियों के बीच एवं विभिन्न स्थितियों को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों का ढांचा होता है, जिसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम समन्वय के। तो समन्वय के का संबंध व्यक्तियों का एक समूह के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से जोड़ने एवं उसमें एकरूपता लाने से है। तो समन्वय का क्या, जो हमने कल पढ़ा था, समन्वय का संबंध क्या होता है, व्यक्तियों का जो एक समूह है जो कार्य कर रहा है उसे व्यवस्थित ढंग से कर रहा है और उनमें एक रूपता लाने के लिए वो कार्य कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्या, समन्वय। ठीक है, किसी भी संगठन के कार्यों में अधिक वृद्धि होने से विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करने से कठिनाई उत्पन्न होती है। तो किसी भी संगठन में जो कार्य होते हैं उसमें अधिक वृद्धि होने से क्या होता है, जो अलग अलग अधिकारी होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उनमें समन्वय स्थापित होता है। ठीक है, लेकिन जब ये जो कार्य होता है वो बढ़ जाता है, संगठन जो होता है उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है, तो कई बार जो समन्वय स्थापित करना होता है उसमें भी कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, जो ऑलरेडी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। फिर बात करते हैं प्रत्योजन की। तो प्रत्योजन का यहाँ अर्थ क्या है, प्रत्योजन का अर्थ है अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना। तो किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने देना तो पहले तो वो कार्य करने दिया आपने और फिर उस कार्य का वितरण भी करना, मतलब उसे बांटना भी, तो ये होता है प्रत्योजन, जो हम ऑलरेडी पिछले काफी मतलब जो संगठन के सिद्धांत है उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास थी वो हमारी प्रत्योजन की ही थी। फिर दूसरों के कार्यों को सत्ता के सहयोग से निर्देशन करना ही पर्यवेक्षण है। ठीक है, तो यहाँ हम सुपरविजन की बात की जो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जब दूसरों के कार्य को सत्ता के सहयोग से उन्हें निर्देशन देना, कि आपके पास वो अधिकार है, आप दूसरों को निर्देशन दे रहे हैं, तो उसे हम सुपरविजन या पर्यवेक्षण कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो संगठन के सिद्धांत है वो टॉपिक खत्म होता है। कल से अब हम नए टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है, तो 1 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है, जो 5 या 6 क्लासेस बची है, तो हम इंडियन पॉलिटी को ही वाइंड अप कर देंगे। तो ये हो गई मेरी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, वहीं 3 बजे हम लोग एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट हिस्ट्री है, हम उसे कवर करेंगे, जिसमें हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, बौद्ध पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म का दूसरा भाग कल रहेगा, और रात में 9 बजे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। एंड गाइस, मेरा कोड है वैशाली VAISHLI, अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है सारे पेड कोर्सेज के, अनअकैडमी के जो सारे पेड कोर्सेज हैं सॉरी सभी में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो है हमारी 8,800 रुपये, वहीं 2 साल की कीमत है 12,800 रुपये, लेकिन वहाँ पर भी आप मेरा कोड लगाते हो जो कि वैशाली VAISHALI, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड ये आपको पड़ेगा मात्र 11,520 का, वहीं ये आपको पड़ता है 7,920 का। एंड गाइस, सब्सक्रिप्शन लेने में देर मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जैसे ही आएंगे फटाफट, जैसे हमारा फैसला आएगा 1 दिसंबर को, फटाफट एग्जाम होंगे, तो हो सकता है आपके पास टाइम कम हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो अभी बहुत सही टाइम है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आप बिना रुके अपने एग्जाम की तैयारी कर सके हो जब तक फ्री हो।
2020 का जब तक प्री हो, आपका मेंस कम से कम 50% तैयार हो, क्योंकि प्री से पहले कम से कम 50% मेंस तैयार हो जाए, तभी आपकी तैयारी को तैयारी माना जाता है। तो देर मत करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब हम कल मिलते हैं, तो अब मिलते हैं कल की क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 1 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा, कल मैं आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगी। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एंड अब हम मिलेंगे 3 बजे, जब हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे हाँ गाइस, अगर आपको डाउट है, क्योंकि ये प्रीमियड क्लास है, तो अगर आपको डाउट है तो आप लोग लेट्स क्रिक एमपी एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। एंड टेलीग्राम पे जब आप लेट्स क्रिक एमपी एग्जाम को ज्वाइन कर लेंगे, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीन पर्सनल इन सेंस कि वहाँ मैं आपको मिल जाऊंगी, तो आपके जो भी डाउट हो आप वहाँ मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, तो मैं आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।